नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस एक पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो 3 बड़े चेंजेस के जो आने वाले हैं इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में। हाल ही में 3 बड़े ऑर्डिनेंस जो जून माह में भारत सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए थे, वो एक बिल के फॉर्म में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा तीनों बिलों को पूर्ण बहुमत के साथ पास करके राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया है। एक बार वो उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो ये बन जाएगा एक्ट। तो देखिए, कोशिश करते हैं जानने की कि क्या है ये 3 बड़े बदलाव जिन्होंने जगा दिया है, जिन्होंने हिला दिया है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और ऐसे कई प्रदेश जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, जो एग्रीकल्चर के बेसिस पे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उनको इतना हिलाया कि वो सड़क पर उतर आए हैं, विद्रोह के फॉर्म में हैं और किसी भी हालत में इन तीनों बिल को राइट के फॉर्म में, एक्ट के फॉर्म में नहीं आने देना चाहते। तो बीइंग अवेयर और सिविलाइज्ड सिटीज़न ऑफ इंडिया बहुत ज़रूरी है कि मुझे और आपको पता हो, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे किसान हो, चाहे सरकार हो, कोई भी नियम, कोई भी कानून मुझे और आपको इम्पैक्ट करेगा एज वी डू पे टैक्स, and ultimately whatever is going to produce in the country, we are going to be the end user to buy that product, right? तो आइए कोशिश करते हैं ये जानने की कि वो क्या हैं 3 बड़े बदलाव जो आपको मुझे इम्पैक्ट करेंगे, किसानों को इम्पैक्ट करेंगे, सरकार को इम्पैक्ट करेंगे, एफडीआई को इम्पैक्ट करेंगे और प्राइवेट प्लेयर्स को या तो एंट्री देंगे या उनको मजबूत बनाएंगे या उनको कोई और रास्ता दिखाएंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले हम ये समझें कि कौन से 3 बड़े बदलाव आ रहे हैं। ये समझना ज़रूरी है कि अभी प्रेजेंट सिस्टम कैसा चल रहा है। तो जैसा आपको पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले भारत में किसानों की स्थिति बहुत बुरी थी। रीज़न बीइंग, जब ब्रिटिश सरकार आई तो उन्होंने अपने फ़ायदों के लिए कभी इंडिगो की खेती, कभी 3 कटिया सिस्टम, कभी भागीदारी, कभी ज़मींदारी और कभी रायतवारी सिस्टम के तहत किसानों को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। वो प्रोड्यूस करते थे अनाज को और डिफरेंट क्रॉप्स को, लेकिन उनको उनका मेहनताना, उनके प्रोड्यूस, उनके एग्रीकल्चर का जो रेन्यूमरेशन था, जो रिवॉर्ड था, वो बहुत कम मिलता था या ना के बराबर मिलता था। एंड अल्टीमेटली जो अमीर था वो अमीर होता चला जा रहा था और जो गरीब था वो और गरीब होता जा रहा था। एक ऐसा देश जो कभी 33% ऑफ इट्स जीडीपी वो एग्रीकल्चर से लेता था, उस देश में को भुखमरी तक देखनी पड़ी, राइट? तो ये बुरी सिचुएशन हो गई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सोचा गया कि किसी भी तरीके से इस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म किया जाए, किसानों को उनका अधिकार मिले, किसान जो भी प्रोड्यूस करे उनका सही मेहनताना, सही पैसे उन तक जाएं ताकि किसान मजबूत बने, एम्पावर्ड हो और एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिले। क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं हम, हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर से आता है और ख़ुद हम एक इतनी बड़ी कंट्री हैं, हमारा भरण पोषण पूरी तरीके से हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो इस नीड को रियलाइज़ करते हुए 1965 एपीएमसी एक्ट आया। APMC is Agriculture Produce Maintenance Committee. It's Market Committee, right? So it's Agriculture Produce Market Committee 1965. अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या नया सिस्टम डेवलप हुआ। इसके तहत भारत सरकार ने एक नया सिस्टम अपॉइंट किया जिसमें 7000 APMC क्रिएट किए गए ऑल ओवर इंडिया। इनका रोल समझने की कोशिश करते हैं। इनका रोल ऐसा था कि किसान किसी भी प्रदेश में कुछ भी क्रॉप प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद लाइसेंस मिडिल मैन तक अपना सामान लेके आएगा, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी क्रॉप, जो भी फसल वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक कॉमन रेगुलेटेड मार्केट जो सरकार की तरह पूरी तरह से नियंत्रण होगा ताकि किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये जो लाइसेंस्ड मिडिल मैन थे ये एपीएमसी के लिए काम करते थे। ये लाइसेंस्ड होते थे तो ये एपीएमसी को टैक्स पे करते थे, फीस पे करते थे। तो ये ऐसे समझिए, इनको आड़तियास कहते थे। आज के टाइम में ये बहुत अच्छे से नेटवर्क्ड हैं, आज भी काम करते हैं। तो किसान जो भी प्रोड्यूस करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 100 किलो आलू प्रोड्यूस किया है तो मैं मार्केट में आऊँगी, आड़तियास के पास आऊँगी और डिफरेंट आड़तियास होंगे, फ्री बिडिंग होगी, लोग अपने अपने भाव लगाएंगे। कोई बोलेगा 50 रुपये किलो, कोई बोलेगा 40 रुपये किलो, और जो मुझे बेस्ट प्राइस देगा मैं उसको अपना सामान बेचूँगी।
और फिर ये आड़तियाज़ जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं या और भी जो बायर्स होते हैं, उनको ये सामान बेचते हैं। तो होता कैसे था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपना आलू 10 रुपये किलो बेचा है तो ये आड़तियाज़ जो होते थे ये 10 रुपये किलो के आलू को 15 रुपये किलो का इंस्टीट्यूशनल बायर को बेचते थे। तो इस तरह से ये कम दामों पे सामान लेते थे फार्मर्स से और उस पे कुछ अपना मार्जिन रख के इसे इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेचते थे और ये पूरा रेगुलेटेड होता था थ्रू APMC। इसके लिए ये लाइसेंस मिडिल मैन जो थे ये टैक्स पे करते थे स्टेट को, ये टैक्स पे करते थे, ये फ़ी पे करते थे APMC को, राइट। तो इस तरह से एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था जिसमें ये पूरा मार्केट रेगुलेटेड था। कस्टमर जो फार्मर था वो अपने आप को सिक्योर फील करता था। और यहीं पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी विच इज़ ऑफ MSP, राइट। MSP इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्री सेट प्राइस है किसी भी क्रॉप के लिए जो इंडिया में 23 डिफरेंट क्रॉप्स के लिए फिक्स्ड है, राइट, फिक्स किया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये केवल 3 क्रॉप पे दिया जाता है। तो कोई भी फसल बोने से पहले MSP फिक्स होता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये फिक्स होने के बाद जनता तक पहुंचता है कि पर्टिकुलर क्रॉप का ये प्राइस आपको आपकी फसल पैदा होने के बाद जब आप मार्केट में लेके आएंगे तब आपको मिलेगा। ये क्यों किया जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ मानसून के बेस पर हमारी खेती होती है। कभी भी ओले, कभी भी बारिश, कभी भी सूखा पड़ता है तो उससे हमारी क्रॉप इम्पैक्ट होती है। तो सरकार MSP के थ्रू ये कहना चाहती है कि एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जारी रहना चाहिए, किसी भी हालात में किसान का नुकसान नहीं होगा, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगा ही। चाहे तो आप बम्पर प्रोडक्शन भी करें और कुछ भी प्रोडक्शन ना करें या कम भी प्रोडक्शन करें, तब भी आपको मार्केट एक सिक्योरिटी देगा कि आपने जो भी प्रोड्यूस किया है उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको गवर्नमेंट देगी। इसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गवर्नमेंट किसानों से उनका अनाज, उनके क्रॉप्स को प्रोक्योर करती है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में उसको स्टोर करती है, जो आपको फूड सिक्योरिटी बिल के थ्रू, डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू नॉर्मल जनता तक पहुंचाया जाता है। तो ये एक नॉर्मल चैनल था जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने वाले किसान अपने आप को सिक्योर फील करते थे क्योंकि एक रेगुलेटेड मार्केट होता था। APMC जो कि एक प्री सेट एक लीगलाइज्ड बॉडी हुआ करती थी, एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करती थी। उसके अपने लाइसेंस मिडिल मैन होते थे जो इनको टैक्स पे करते थे, लाइसेंस लेने के लिए पैसा पे करते थे और फिर फीस पे करते थे, राइट। और इधर ये किसानों से सामान खरीद करके इंस्टीट्यूशनल बायर तक पहुँचाते थे। तो ये बिल्कुल फिक्स था, किसान अपने आप को सिक्योर फील करता था। लेकिन अब सरकार यहाँ पर ये कहती है कि APMC बहुत घोटाले करती है, APMC में रिफॉर्म की ज़रूरत है। APMC में जो मिडिल मैन है वो बहुत बड़ी मार्जिन पे काम करता है जिससे किसान कभी अपना फ्री और फेयर प्राइस ले ही नहीं पाता। और अल्टीमेटली जब इंस्टीट्यूशनल बायर तक चीज़ें पहुंचती हैं तो उसका प्राइस इतना बढ़ जाता है कि एंड यूज़र को ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो सरकार का ये मानना है कि जो मिडिल मैन है और जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे गए हैं उसमें ये पाया गया कि जो मिडिल मैन था, जो लाइसेंस मिडिल मैन था APMC का, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इतना डी वैल्यू कर देता था, किसान को बताता था कि तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, आलू कच्चा है या कम है या कटा है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो मैं तो इसको 10 रुपये किलो पे ही खरीदूँगा। तो किसान के पास कोई चॉइस नहीं होती थी क्योंकि अड़तियाज़ के पास ही उनको अपना सामान बेचना होता था, राइट, रेगुलेटेड मार्केट के अंदर। तो वो 10 रुपये पे इनको बेच देते थे। इधर वो इंस्टीट्यूशनल बायर को यही चीज़ 30 रुपये किलो पे बेचते हैं। केवल एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, राइट। तो अड़तिया को पूरा 20 रुपये का प्रॉफिट होता था, 10 रुपये का सामान लेके उसे 30 रुपये पे बेचना। तो यहाँ उसको अपने प्रोडक्ट की कम वैल्यू मिली और उधर जो रिटेलर है, जो इंस्टीट्यूशनल बायर है, उसे वो चीज़ 30 रुपये पे मिली और जब ये इसे रिटेल में बेचेगा तो डेफिनेटली 5 या 10 रुपये कमाएगा। तो जो एंड यूज़र था उस तक ये चीज़ 35 या 40 रुपये में पहुंची। तो जो चीज़ 10 रुपये में खरीदी गई वो एंड यूज़र तक पहुंचते पहुंचते 35 या 40 रुपये की हो गई, जिससे महंगाई भी बढ़ती थी और गरीब किसान हमेशा गरीब ही रह जाता था। तो ये कहा गया कि APMC में रिफॉर्म की ज़रूरत है, मिडिल मैन को हटाने की ज़रूरत है। तो अब जो पहला ऑर्डिनेंस आया, जो पहला बिल आया, वो बिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो ये कहता है कि टैक्स फ्री आउटसाइड ट्रेडिंग शुरू की जाए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए आउटसाइड APMC।
तो अब ये बात है कि एपीएमसी में जो लाइसेंस्ड मिडिलमैन हैं उनके साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि किसान डायरेक्टली बिना किसी मिडिलमैन के प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट कॉरपोरेट्स को और जो भी फूड प्रोसेसर होते हैं या एक्सपोर्टर होते हैं या कोई भी व्यक्ति जो उनसे सामान खरीदना चाहता है वो उनको अपना सामान बेच सकते हैं बिना किसी मिडिलमैन के, राइट। और ये क्यों, इसे प्रमोट करने के लिए जिस तरह से एक लाइसेंस मिडिलमैन को कुछ फीस पे करनी पड़ती थी, कुछ पैसे पे करने पड़ते थे, वो इस फ्री मार्केट में, इस लिबरल मार्केट में प्राइवेट प्लेयर को पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दो सिस्टम क्रिएट हो गए। एक तरफ आप एपीएमसी के थ्रू जो लाइसेंस्ड मिडिलमैन है आप उनको पूरी तरह से हटा नहीं रहे, आप ये कह रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें फ्री है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है और फार्मर सीधे प्राइवेट प्लेयर से बात कर सकता है, प्राइवेट प्लेयर सीधे फार्मर से बात करेगा और इस तरीके से आप अपना डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग करें, नो मिडिलमैन, इट्स ऑल फ्री। अब आप सोचेंगे जब इतना अच्छा है तो फिर किसान रोड पे क्यों है, किसान विद्रोह क्यों कर रहे हैं? तो इसका दूसरा नज़रिया समझने की कोशिश करते हैं। अभी गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स करती है और आप जब एपीएमसी के थ्रू अपने सामान को बेचते हैं तो आपको कुछ नहीं भी मिलेगा तो कम से कम वो कीमत अपने प्रोड्यूस की ज़रूर मिलेगी जो सरकार फिक्स करती है। हालांकि खुद प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को कह दिया है कि एमएसपी नहीं हट रहा है, लेकिन एक डर है किसानों के मन में कि जब आउटसाइड ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी विदाउट एनी टैक्स तो लोग एपीएमसी के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचेंगे ही नहीं, राइट। लाइसेंस मिडिलमैन को क्यों बेचेंगे जब बाहर उसका सामान आराम से सस्ता है? तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में एमएसपी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए, राइट। तो ये एक डर है। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी चीज़ जब पब्लिकली सेंट्रलाइज और मैनेज की जाती है तो एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, किसान अपने आप को सिक्योर फील करता है। तो यहाँ पर किसान को लग रहा है कि हो सकता है आज तो मुझे बहुत अच्छे दाम मिल जाएं लेकिन कल ये प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो अपनी मोनोपोली बना लें, वो आपस में मिलके साठ गांठ कर लें और हमारे प्रोड्यूस की हमको इतना डी वैल्यू कर दें कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो, या तो हम उन्हें सस्ते में बेचें या फिर हमारे पास कोई एमएसपी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो किसान कहाँ जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये उनके कुछ डर हैं जो जिसकी वजह से उनको लगता है कि एमएसपी का कॉन्सेप्ट जाना नहीं चाहिए। दूसरा बिल जो ये कहता है कि कॉरपोरेट फार्मिंग को प्रमोट करें, तो उसमें ये कहते हैं कि किसान को पूरा हक है कि वो अपने प्रोड्यूस का अपने मन चाहे तरीके से जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है उसके बेसिस पे अच्छा प्राइस ले ले। तो कॉरपोरेट फार्मिंग में ये है कि आपके पास एक प्राइवेट बायर होगा, जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के एंटरप्रेन्योरशिप के जो लोग हैं, जो भी एक्सपोर्टर हैं, जो भी फूड इंडस्ट्री से फॉर एग्जांपल जो आटा आशीर्वाद बनाते हैं, तो आशीर्वाद आटा मार्केट में लाने के लिए उनको गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो किसी भी बड़े प्रोड्यूसर से बात करें, किसान से बात करें कि मुझे आपसे इतना किलो गेहूँ चाहिए होगा आफ्टर 6 मंथ, ये मैं इस दाम पे लूँगा, इस क्वालिटी का मुझे गेहूँ चाहिए और इस जगह पे चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ये होगी, मैं आपको इसके लिए अच्छे गेहूँ के बीज दूंगा, मैं आपको इरिगेशन फैसिलिटी दूंगा, मैं आपको स्टोरेज भी दूंगा। तो दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अब आपको लगेगा कि ये तो बड़ा सिंपल है कि अब कोई बीच में है ही नहीं, बहुत आसानी से किसान अपने मुँह चाहे इनकम मांग सकता है कॉन्ट्रैक्टर से, और जो प्राइवेट प्लेयर है उसके पास रिसोर्सेज की कोई कमी तो है नहीं क्योंकि अल्टीमेटली तो वो एंड यूज़र से वो सारा कमा ही लेगा। तो यहाँ कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान यहीं पर है क्योंकि जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। आप देखिए पीछे भी कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर पढ़ी लिखी कंपनियों ने कई किसानों को बेवकूफ़ बनाया है। तो वो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो लीगल टर्म्स होते हैं उनमें उलझना और उनको बैटल फाइट करना बहुत मुश्किल है। तो इससे वो डरते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के जो नियम है, जो कानून है, वो उनको फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ वो ये कि जब भी कोई बिग प्लेयर किसी भी फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो बड़ा प्रोड्यूस उठाएगा। इंडिया में मोर देन 85% फार्मर के पास लेस देन 5 हेक्टेयर्स का फील्ड है जिसमें वो प्रोडक्शन करते हैं। तो मार्जिनलाइज फार्मर्स का क्या होगा? उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बड़ा नेगेटिव है क्योंकि वो इतना प्रोड्यूस ही नहीं करते कि वो बड़े प्रोड्यूसर्स को, बड़े कंज्यूमर्स को, बड़े एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो उनका नुकसान होगा इसमें। तीसरी और बड़ी चीज़ वो है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में बड़े बदलाव।
इसमें क्या किया गया है इसको आप छोटा सा समझ लीजिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये कहता है कि हर वो चीज़ जो इसके अंतर्गत आती है उस पे होर्डिंग्स करना मनाही है। मतलब आप देखिए कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ जो ये मिडिल मैन हैं ये अनियन को प्याज को इकट्ठा कर लें, राइट, उस सीज़न में जब वो नहीं सड़े, और मार्केट में ये दिखाएं कि मार्केट में कमी है प्याज की, राइट, तो एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करें बाय होर्डिंग। तो उन्होंने बहुत सारा स्टॉक होर्ड कर लिया, मार्केट में सप्लाई नहीं किया, मार्केट में आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की, और जब डिमांड एक बार क्रिएट हो गई तो प्राइस को हाई करके उन्होंने अपने स्टॉक को रिलीज़ किया। तो इस तरह से जो चीज़ 20 रुपये किलो बिक रही थी वो रातों रात 80 रुपये किलो हो जाती है। तो इसमें बड़ा प्रॉफिट कमाता है मिडिल मैन, राइट। तो इसको कम करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आया, जिसमें ये कहा गया कि इस एक्ट में जो भी चीज़ें डाली जाएंगी, जो भी आइटम्स डाले जाएंगे, उनको होर्ड करने की परमिशन, लीगल परमिशन नहीं होगी। आप उनको होर्ड नहीं करेंगे और वो ईजिली हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब उनकी काला बाजारी पे पूरी तरीके से रोक है। अभी हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने इसमें से सीरियल, पल्सेस, ऑयली सीड्स, ऑयल, पोटैटो एंड अनियन, इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से निकाल दिया है। इसका मतलब अब इनको पूरी तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं, इनका स्टॉक कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में डाल सकते हैं, और आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने के पूरे चांसेस हैं। तो अब आप सोचेंगे कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है, राइट। तो गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू ये कहती है कि जब तक कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं होंगी, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती हैं वॉर, फेमीन, प्राइस राइज एंड नेचुरल कैलेमिटी, राइट। तो अगर ये सारी सिचुएशन होंगी तो कोई भी चीज़ को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल दिया जाएगा, जिस पे आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट नहीं होगी, होर्डिंग नहीं होगी, और सबको ये इजीली अवेलेबल कराया जाएगा। इसका कोई प्राइस हाइक नहीं होगा। तो यहीं पे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जो प्राइस राइज की बात हो रही है, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल पेरिशेबल आइटम एंड नॉन पेरिशेबल आइटम होते हैं। पेरिशेबल आइटम जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, नॉन पेरिशेबल जो थोड़ा देर आप उनको स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आज की डेट में कोई दाल 100 रुपये किलो है, विच इज़ नॉन पेरिशेबल आइटम, आप इसको थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जब तक कि इस पे मोर देन 50% का हाइक नहीं हो जाएगा इसके प्राइस पे, तब तक गवर्नमेंट इस पे कुछ इंटरवीन नहीं करेगी। तो अभी ऑलरेडी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की लिस्ट से निकल चुका है। तो अगर आज कोई दाल आप 100 रुपये किलो खरीदते हैं और जब तक कि इसका दाम 151 रुपये किलो नहीं हो जाएगा, तब तक गवर्नमेंट इस पर इंटरवीन करने वाली नहीं है। तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक प्राइवेट प्लेयर को, एक कॉरपोरेट को पूरी स्वतंत्रता है कि वो 100 से लेकर 150 तक के बीच में दाल के दामों को रख सकता है। तो अल्टीमेटली एक कॉमन बायर को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। दूसरी चीज़ बात करते हैं नॉन पेरिशेबल आइटम की। तो उसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि जब तक कि उसका प्राइस 100% से ऊपर नहीं बढ़ेगा, तब तक गवर्नमेंट उस पर इंटरवीन नहीं करेगी। तो अगर आज आपको आलू 20 रुपये किलो मिलता है और कल 41 रुपये किलो होगा, तभी गवर्नमेंट इसको वहाँ से हटाकर अपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल देगी, राइट। तो ये अमेंडमेंट हुआ है कि इन चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से निकाल दिया गया है। तो अब प्राइवेट प्लेयर्स या कोई भी फार्मर या कोई भी व्यक्ति इसको पूरी तरह से स्टॉक करने के लिए फ्री है, राइट। तो आप देखें कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। मार्च में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला गया था मास्क और सैनिटाइज़र को, कि कोई भी इनकी होर्डिंग नहीं करेगा, काला बाजारी नहीं करेगा, ताकि मास्क और सैनिटाइज़र हर व्यक्ति को अवेलेबल हों। और जुलाई में वापस इनको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से वापस निकाल दिया, तो अब होर्डिंग की जा सकती है, राइट। तो ये 3 बड़े बदलाव हैं। पहला बदलाव कि आप APMC के बाहर टैक्स फ्री लिबरल मार्केट ओपन कर रहे हैं, जिसमें कंज्यूमर जो है, जो हमारा किसान है, वो डायरेक्टली ट्रेडर जो भी मिडिल मैन है उसको रिप्लेस करते हुए किसी भी प्राइवेट एंटिटी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। तो MSP पर खतरा है, और ऐसा NSO का सर्वे कहता है कि वैसे भी इंडिया के 100% जो एग्रीकल्चर फार्मर हैं, उनमें से केवल 6% लोग ही MSP का फ़ायदा उठा रहे थे। अब आप सोचेंगे कि पंजाब और हरियाणा के लोग रोड पर क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूं। MSP, APMC एक बहुत स्ट्रक्चर टाइप का मार्केट क्रिएट करता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है।
हरित क्रांति के थ्रू जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ, रोड्स बनी ताकि लोग प्रोड्यूस करें और रोड कनेक्टिविटी के थ्रू एपीएमसी के मार्केट तक अपने सामान को लाएं, उसकी वैल्यू लें और अपने आप को एम्पावर करें। तो एक बहुत बड़ा जटिल नेटवर्क है। और आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एपीएमसी जो है वो अपने लाइसेंस होल्डर के थ्रू, लाइसेंस मिडिल मैन के थ्रू फीस लेते हैं, टैक्स लेते हैं। तो ये एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, राइट, उसका विषय है। तो ये सारा टैक्स एक तरह से बहुत बड़े रेवेन्यू का काम करता है किसी भी राज्य के लिए। तो कई राज्य जो इसकी खिलाफत कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू इस टैक्स से और इस फीस से आता है। अगर एपीएमसी की वैल्यू को कम कर दिया जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर दिया जाएगा, अगर उसके बिल्कुल सामने एक टैक्स फ्री मार्केट क्रिएट कर दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो इतने बड़े रेवेन्यू का लॉस होगा कि एक राज्य सरकार को। दूसरी चीज़, जो किसान है वो क्यों डर रहा है? किसान इसलिए डर रहा है क्योंकि वो फर्स्ट थिंग वो डिमांड कर रहा है कि यूनिवर्सल एमएसपी की। वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री मार्केट क्रिएट कर दो हमारे लिए, हम डायरेक्टली बात करें, लेकिन एमएसपी के कॉन्सेप्ट को मत हटाओ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक फ्लोर प्राइस ज़रूर होना चाहिए, चाहे हम मिडिलमैन को बेचें, चाहे हम एक शॉपकीपर को बेचें, चाहे हम एक इंस्टीट्यूशनल बायर को बेचें। आई थिंक विच इज़ वेल जस्टिफाइड, राइट। तीसरी बात करते हैं कि क्या कारण है कि ये एपीएमसी और एमएसपी को इतना धूमिल क्यों किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं डर है किसानों को और किसान यूनियंस को कि सरकार कोशिश कर रही है एग्री बिजनेस से अपने आप को हटाने की और प्राइवेटाइजेशन को इसमें डालने की। तो ये पूरी तरीके से एक लिबरल मार्केट क्रिएट हो रही है जैसे यूरोप, अमेरिका और फ्रांस में है, और इसके बड़े बैड इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही किसान आत्महत्या करता है, वहाँ पर भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत फ्रूटफुल नहीं है इस तरीके के एक्ट जो हैं, राइट। तो किसान इसलिए डरा हुआ है कि एक बार गवर्नमेंट का हाथ एग्रीकल्चर से निकल गया तो ऐसा ना हो कि उनका एक्सप्लॉयटेशन दोबारा शुरू हो जाए। दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गई है उसमें किसानों को डर है कि उनको एक्सप्लॉयट ना किया जाए, क्योंकि हर लीगल टर्म में कॉन्ट्रैक्ट में बनना और उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करना, क्योंकि हम एग्रीकल्चर में बहुत फोकस नहीं हो सकते। मॉनसून पे हमारी डिपेंडेंस होती है, एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंडेंस होती है, सीड्स पे होती है, जलवायु है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर डिपेंडेंट करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट का उनको इम्पैक्ट कर दे जिसके खिलाफ वो लड़ भी ना पाएँ। और दूसरी बड़ी चीज़, अगर एक किसान अपने प्रोड्यूस का अच्छा दाम मांगता है तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर उसको आगे यूज़ करने वाला है, उसको एक्सपोर्ट करने वाला है, उसको प्रोसेस करने वाला है, वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। तो अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट बन के आएगा, पहले किसान ज़्यादा प्राइस लेगा और फिर इन्वेस्टर ज़्यादा प्राइस लेगा, और अल्टीमेटली जो हम और आप एंड यूज़र हैं, हमें वो प्रोडक्ट महंगा ही पड़ेगा। तो जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो डेफिनेटली उनकी सप्लाई कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कहीं ऐसा ना हो उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम हो जाए। और तीसरी बड़ी चीज़, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की बात की गई, तो आप देखिए सीरियल, पल्सेस, ऑयली सीड्स, ऑयल, आपका पोटैटो एंड अनियन, ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा हम सबके थाली में आती हैं। तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से निकल चुकी हैं। इसका मतलब इनकी स्टॉकिंग कभी भी हो सकती है, इनको कभी भी प्रिजर्व किया जा सकता है। और वैसे भी हम एक टैक्स फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को पूरा आने की स्वतंत्रता है, एफडीआई को वेलकम किया जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़े प्लेयर्स बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर लें, होर्डिंग्स कर लें और आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट करके ये बहुत नॉमिनल चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, ये इतनी महंगी ना हो जाए कि इससे नॉर्मल आदमी की जेब पर फ़र्क पड़े। तो ये वो 3 बड़े बदलाव हैं जो हो रहे हैं एग्रीकल्चर सिस्टम में। अब आपको इसके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, खुद एनालाइज़ करिए कि किसानों का रोड पे आना जायज़ है या नाजायज़ है और किस तरह से ये मुझे और आपको इम्पैक्ट करेगा। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। सरकार कुछ पॉजिटिव्स के साथ आ रही है, उनका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि मिडल मैन को ख़त्म करो, प्राइवेटाइजेशन को इसलिए लाओ ताकि रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ किया जा सके। सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और बहुत डिफरेंट सिचुएशन होती हैं। वो कहते हैं एमएसपी की अगर आप बात कर रहे हैं तो केवल 6% एग्रीकल्चर जो फार्मर है वही इसका यूज़ करता है। तो अगर एमएसपी कम होगा या नहीं होगा तो बहुत भारी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार ये कहती है कि मोर देन 85% जो फार्मर है वो ऑलरेडी फ्री ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो बहुत सारे प्लस और माइनस हैं, हर किसी का अपने का सोचने का तरीका है। अभी ये बिल के फॉर्म में है, लोगों को चिंता दे रहा है। अल्टीमेटली जो भी ये एक्ट के फॉर्म में भी आएगा और इम्प्लीमेंट भी होगा तो कहीं ना कहीं इसका फ़र्क
एक नॉर्मल जनता होने के नाते मेरे और आपकी जेब पे 100% पड़ने वाला है। तो बी अ इन्फॉर्म्ड सिटीज़न, अपने आप चीज़ों को रैशनलाइज करें और देखें कि सच में क्या ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है, या फिर ये ठीक उसी तरह से जैसे BSNL के फॉर्म में हुआ था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में BSNL के साथ एयरटेल, वोडाफोन, हच और बहुत सारी कंपनियां आई थी, और आज सिचुएशन ये है कि BSNL आपको कम जगहों पे मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इंडिया के दूर दराज के इलाकों में कोई दूसरी कंपनी मिले ना मिले, आपको BSNL ज़रूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रभुत्व कम हुआ है, लेकिन मार्जिनल सोसाइटी आज भी पब्लिक सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। तो ये मुझे लगता है, जो मेरा अपना एनालिसिस है वो ये कि एक कॉमन मैन की चिंता है, एक छोटे निर्धन किसान की चिंता है, जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर है, कि अगर सरकार का हाथ उसके ऊपर से हटा तो कहीं उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए, कहीं जो उसका प्रोड्यूस है उसको वैल्यू ना मिले, कहीं उसका एग्रीकल्चर जो मोटिवेशन है कल्टीवेशन करने का वो पुअर ना हो जाए, और कहीं वो अपने आप को विड्रॉ ना कर ले एग्रीकल्चर से। तो आई होप दिस विल हेल्प यू टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द 3 ऑर्डिनेंसेज विच हैव बीन कन्वर्टेड इनटू बिल्स एंड नाउ ऑन द वे टू बिकम एक्ट। तो अपने आप रैशनलाइज करें और अपनी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाएं और खुद डिसीजन लें कि ये किस तरह से आपको इम्पैक्ट करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बताएं ज़रूर कि क्या ये एक्ट, अगर ये एक्ट के फॉर्म में आता है ये बिल, तो ये आपको इम्पैक्ट करेगा या नहीं, अगर हाँ तो कैसे और नहीं तो कैसे। आई होप दिस विल हेल्प। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।